नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बता दें, सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मंथन हुआ। एनएसए, जेके, एलजी, रॉ, आईबी और एनआईए के चीफ थे इसमें मौजूद। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कड़ी होगी। अमित शाह ने यह कहा है, यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात होंगे, यह भी उनके द्वारा कहा गया है। पर्यटन स्थलों पर चौकसी बढ़ेगी, यह भी अमित शाह ने कहा है। तो आज अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। रॉ, आईबी के अफसर सभी मौजूद रहे और साथ ही साथ आगे का प्लान क्या होगा, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो सौंपी गई। अब जो है फैसला लिया गया है, बड़ा प्लान तैयार किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात अब होंगे। पर्यटन स्थलों पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। आतंक के सफाई का बिग प्लान। एक्शन मोड में आए डोभाल और डुल्लू। पीर पंजाल में सेना ने बिछाया जाल। ऑपरेशन ऑल आउट एक्शन आज से शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं है। आतंकियों के संहार का पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन प्लान तैयार हुआ है जिससे सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की भी रूह कांप जाएगी। 2 राउंड में हुई हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके सफाई की रणनीति बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। इस हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन के साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अटल डुल्लू भी शामिल हुए। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के 2 राउंड में क्या क्या हुआ, अब इसे भी जानिए। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकने, एलओसी पर घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्लान तैयार हुआ है। वहीं दूसरे दौर की बैठक जो 2 बजे से शुरू हुई, उसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ है। गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक का फोकस इस पोस्टर से साफ जाहिर होता है, जिसमें स्पेशल फोकस ऑन जम्मू रीजन लिखा है, क्योंकि दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू डिवीजन को टेरर लैंड बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जम्मू में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की नापाक साजिश बीते साल से जारी है। इसलिए अब सुरक्षा बलों ने जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मिशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि साल 2012 से जम्मू और कश्मीर के रियासी में कभी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। लेकिन बीते साल से जारी दहशतगर्दी के खेल में इसी महीने की 9 जून की तारीख को आतंकियों के अंत की डेडलाइन तय हो गई, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों ने वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली। इस आतंकी वारदात में 41 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। रियासी अटैक के साथ जम्मू में अलग अलग आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में कुल 42 जान गई। वहीं 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कश्मीर में सिर्फ 24 मौत दर्ज की गई। यानी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं ने टेरर का टारगेट कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल एक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को डबल बूस्टर डोज भी मिलने जा रहा है। वजह है एनएसए अजित डोभाल के साथ इस मिशन में अजय डुल्लू की मास्टर प्लानिंग। वॉर अगेंस्ट टेरर में अजित डोभाल के बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशन की कहानियां तो सब जानते हैं, लेकिन अटल डुल्लू के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अटल डुल्लू बीते 6 महीने से जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। खास बात यह है कि पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं को सफल बनाने में अटल डुल्लू का सबसे बड़ा रोल रहा है। अटल डुल्लू ने श्रीनगर मेट्रो कॉर्पोरेशन बिजली की परियोजनाएं,
टूरिज्म की परियोजनाओं में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करने की पुख्ता रणनीति पेश की है। अटल डुल्लू 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही में अटल डुल्लू का बड़ा मुकाम है। अटल डुल्लू को साल 2013 में गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सार्वजनिक सेवा के लिए राज्य पुरस्कार मिल चुका है। 1996 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उन्हें रजत पदक मिला है। दिसंबर 2023 में अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का पद संभाला। यानी डुल्लू की बनाई रणनीति डोभाल के बनाए मास्टर प्लान पर चलकर अब आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देख भी दहशतगर्दों के प्राण सूख जाएंगे। अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा में होगी। इसके लिए जरूरी ट्रुप्स और साजो सामान की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अमरनाथ यात्रा रूट पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एआई बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए और फीडबैक लिया। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के लिए साधुओं ने जम्मू में डेरा डालना शुरू कर दिया है। 29 जून से शुरू होने जा रही पवित्र यात्रा के लिए जम्मू के कई मंदिरों में साधु जुटने लगे हैं। आस्थावानों के इस उत्साह की वजह भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पीर पंजाल के जंगलों में पनाह लेकर बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत दहशतगर्दों को दफन करने के साथ उनके मददगारों को भी सुरक्षा बलों ने शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। डोभाल और डुल्लू की जोड़ी अब आतंकियों और उनके आकाओं का संहार करने जा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अजित डोभाल का ये कॉन्फिडेंस आतंकी आकाओं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की मौत का सबब बन सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर संसद सत्र को लेकर बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद रहे। खबर है कि इस बैठक में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। संसद सत्रों को लेकर इस बैठक में गहनता से चर्चा हुई। बेहद खास ये बैठक राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक बेहद खास इसे माना जा सकता है। दिग्गजों का जमावड़ा इस दौरान रहा और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा इस दौरान की गई है। संसद सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह के घर पर दिग्गजों का जमावड़ा रहा। बड़ी ये बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा साथ ही साथ और कई सारे केंद्रीय मंत्री शामिल हुए और गहनता से चर्चा हुई। आने वाले सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई होगी और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा इस बैठक में हुई होगी। दिल्ली में पानी पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान जल बोर्ड के दफ्तर पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अचानक से फूटा और उन्होंने पुलिस के सामने ही जल बोर्ड के दफ्तर पर जमकर मटके फेंके, जिससे दफ्तर के शीशे टूट गए। तो वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दिल्ली की मुख्य पाइपलाइन को सुरक्षा देने की अपील की। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव, भीड़ का निशाना बना दफ्तर, जल बोर्ड ऑफिस के शीशे टूटे। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई। ये मटका नहीं, गुस्सा फूट रहा है। प्यासी, तड़पती और त्राही त्राही करती दिल्ली की आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि पानी के लिए दिल्ली में टैंकर युद्ध शुरू हो चुका है। दिल्ली का कंठ इस कदर सूख चुका है कि लोग दहाड़ मार रहे हैं। सरकार से गुहार लगाने के लिए भरी दोपहरी में कहीं मटके फोड़े जा रहे हैं तो कहीं खाली बाल्टियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
और चौंकाने वाली बात, ये तस्वीरें राजधानी के 1-2 इलाके की नहीं बल्कि कई हिस्से की हैं। दिल्ली में पानी की मारामारी ऐसी है कि टैंकर आता नहीं कि खाली हो जाता है। लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं क्योंकि जरा सी भी देर हुई तो नहाना तो दूर, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला, चिल्ला गांव, और यही वजह है कि टैंकर के पहुंचते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। घंटों इंतजार और मशक्कत के बाद लोगों को बाल्टी भर पानी नसीब होता है। दिल्ली के गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला और चिल्ला गांव से जो तस्वीरें आई, उसने दिल्ली के जल संकट के व्यापक होने का खौफ पैदा कर दिया है। सरकारों के पास भी दिल्ली के लोगों की ये तस्वीर पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग तो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने में व्यस्त हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब दिया दिल्ली से सांसद बांसुरी, स्वराज और मनोज तिवारी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है? किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती है? पहले कांग्रेस फुलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फुला रही है। हरियाणा से, यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं। बीजेपी ने जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2013 में ये वादा किया था कि दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन केजरीवाल का वो वादा 11 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। आज भी दिल्ली की जनता 2 बूंद पानी के लिए तरस रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अब आपको दिल्ली को पानी की कितनी जरूरत है और किल्लत का फर्क भी बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन ही मिल पाता है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है, यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। ये किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों के साथ ही दिल्ली वाले भी आर पार के मूड में हैं। पानी आ रहा नहीं है, कभी तो एकदम आ जाता है, कभी एकदम चले जाता है। रेता आ रही है, 30 रुपए की बोतलें आ रही है खरीद के। किसी के पास पैसे नहीं है तो मांग मांग के पानी ला रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई जो अब हो रही है साल भर से। ड्राई कैपिटल बनी दिल्ली में 1-2 जगह जल का संकट हो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली के 17 इलाके इस वक्त पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं। मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, वसंत कुंज, चिल्ला गांव, बेगमपुर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी। 1 दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर गर्मी में ये पानी का संकट आता है। ये संकट क्यों आता है? क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बनाया हुआ संकट है, ताकि वो अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी को प्रेस वार्ताओं से फुर्सत कहाँ मिलती है?
अब समझिए कि दिल्ली में पानी के संकट की असली वजह क्या है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई सोर्स नहीं है, जिस वजह से उसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति हरियाणा की तरफ से आने वाली यमुना नदी, उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगा नदी और पंजाब की तरफ से भाखरा नांगल बांध से होती है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को रोज 129 गैलन पानी की जरूरत है, जबकि यमुना, गंगा और भाखरा नांगल बांध से 97 करोड़ गैलन ही आपूर्ति हो पाती है। गर्मी में दिल्ली में पानी की डिमांड और भी ज्यादा हो जाती है और इससे दिल्ली में पानी का संकट गहरा हो जाता है। लेकिन यह संकट खत्म कैसे होगा, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा किया है। नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया और इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कह दिया है। इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पेज में किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा कर दिया है। साथ ही आपको बताएं, नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया और इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। इस किताब में इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पेज में किया गया है। तो वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एनसीईआरटी के इस फैसले का विरोध किया और इसे बड़ी गलती बताया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। 22-23 दिसंबर 49 में रामलला वहां प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब के बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने पर बढ़ते विवाद के बीच एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के भगवाकरण का कोई प्रयास नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने किताब में सभी बदलाव को साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर बताया। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने राजस्थान से इस मामले में आरोपी बनवारी लाल गुर्जर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को राजस्थान से मुंबई लाया गया और उस पर सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बताया गया है कि आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से एक 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे मुंबई लेकर आया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से इस 25 वर्ष युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर यह कहा गया है कि जो युवक है उसने एक YouTube वीडियो बनाया जिसमें सलमान खान को साफ तौर पर उसने धमकी दी। हम आपको बता दें, जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई और उसी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान गई और वहां से जो है उन्होंने इस 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम इस युवक को जो है वो राजस्थान से गिरफ्तार करके मुंबई ले आई है, जहां पर इससे पूछताछ की जाएगी। हम आपको बता दें, जो 25 वर्षीय युवक है उसका नाम बनवारी लाल गुर्जर है और ये बताया जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो फॉलोवर है। बकरीद से पहले हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ा हमला किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, रफा में हमास ने महज एक एंटी टैंक मिसाइल से इजराइल का बख्तरबंद वाहन उड़ा दिया। हमास के इस हमले में इजराइल का एक डिप्टी कमांडर समेत 8 इजरायली सैनिक मारे गए। हमास के इस हमले के बाद इटली की
पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम नेतन्याहू से साफ कहा है कि गाजा जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। मार दिए 8 सैनिक, हमास के जाल में इजराइल। पिछले 100 दिनों से इजरायली सैनिक यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि लगभग तबाह हो चुका हमास उन पर हमले कैसे कर रहा है और इतने ज्यादा इजरायली सैनिक गाजा में क्यों मारे जा रहे हैं। रफा, खान यूनुस, दक्षिणी गाजा, जबालिया कैंप के पास जिस तरह से हमास के लड़ाके चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। हमास के लड़ाकों का सबसे ताजा और भीषण हमला एक बार फिर से रफा में हुआ है, जिसमें इजरायल के 8 सैनिक मौके पर ही मारे गए हैं। हमास का यह हमला इतना घातक और भीषण था कि इजरायली सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि मारे गए इजरायल के 8 सैनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर में बैठे थे, जो खतरनाक धमाकों को सहन कर सकता था। लेकिन हमास ने इस बार इस तरह से हमला किया है। इजरायल के सभी 8 सैनिक नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला कैसे हुआ, इसे आप जरा एनिमेशन से समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जिस वक्त 8 सैनिकों वाली इजरायली टुकड़ी हमास के ठिकाने पर कब्जा करने जा रही थी, उसी वक्त इमारतों के मलबे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने इजरायल के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर पर एंटी टैंक मिसाइल से बेहद पास से हमला किया। एंटी टैंक मिसाइल ने जैसे पलक झपकते ही इजरायली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर की धज्जियां उड़ा दी। हमास की एंटी टैंक मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त और तेज था कि बख्तरबंद वाहन में बैठे इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। इजरायल ये भी दावा कर रहा है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ घातक आईईडी धमाकों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह हो गया और इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। סרן ווסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ו7 מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. לשעות הבוקר המוקדמות गाजा जंग पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। अमेरिका की बाइडेन सरकार बार बार पीएम नेतन्याहू से कह रही है कि गाजा जंग को अब रोक दो, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है चाहे जो हो जाए इजरायल तब तक जंग नहीं रोकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। 8 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 100 दिन में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहां तक कि G7 की मीटिंग के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि इजरायल हमास के जाल में बुरी तरह से फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे इजरायल एक जाल में फंस रहा है। गाजा में हमास को इसे अलग थलग करना था। इजरायल के दोस्तों को इजरायल को स्पष्ट मदद देने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा के लिए इजरायल के साथ इटली है। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। जनवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी, हमास के 15,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। शायद यही वजह है कि पूरा गाजा और वहां के लोग नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। फिलिस्तीनी अभी भी हमास का साथ दे रहे हैं। जरा देखिए, हमास 250 दिन के बाद भी गाजा में इजरायली सेना के सामने क्यों टिका पड़ा है। फिलिस्तीनियों पर किए गए एक सर्वे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने साफ कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल ठीक है और हम इस हमले से खुश हैं। जरा देखिए क्या है सर्वे की रिपोर्ट। इजरायल ने मिस्र से सटी रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि हमास को हथियार न मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद हमास के हमले रुके नहीं हैं, बल्कि अब ज्यादा घातक और सटीक हो गए हैं। 90% हमास की सुरंगें तबाह करने का दावा करने वाली इजरायली सेना अभी भी हमास के सुरंगों के जाल में फंस रही है। इसकी वजह है अब हमास के पास सबसे माहिर और घातक लड़ाके बचे हैं, जो या तो मर जाएंगे या फिर इजरायली सेना को मारते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इस वक्त दक्षिणी गाजा और सेंट्रल गाजा और रफा में हमास के कौन कौन से लड़ाके जंग कर रहे हैं।
हमास के जिंदा 4 टॉप कमांडरों की वजह से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया है, जो अभी तक जिंदा है। दूसरे नंबर पर याया सिनवार है, जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है, जो सुरंग युद्ध में बेहद माहिर है, वो अभी तक जिंदा है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद देईफ है, जो हमास आंदोलन की सैन्य शाखा ईस अल दीन अल कसम ब्रिगेड का चीफ है और अभी तक जिंदा है। और चौथा है हमास का नेता खालिद मेशाल, जो हमास की विदेश में राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख है, जो जिंदा है। हमास चाहता है कि 120 नागरिकों की रिहाई के बदले इजरायल को गाजा से पीछे हटना होगा। गाजा पर हमले बंद करने होंगे और ये सब फौरी तौर पर नहीं बल्कि स्थायी कदम उठाने होंगे। फिलिस्तीनियों को अपना भविष्य खुद तय करने का हक होगा। कैदियों की अदला बदली भी की जाएगी, क्योंकि इजरायल की जेलों में भी 7000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना अब सबसे पहले टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ हानिया कभी कतर कभी तुर्की में छिप जाता है, जिसकी वजह से उसे इजरायली सेना मार नहीं पा रही है। जबकि खान यूनुस के कसाई के नाम से मशहूर हमास का दूसरा कमांडर सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इजरायल इसीलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इजरायल ने दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 40,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 80% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इजरायल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। लेकिन रफा में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करना इजरायल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सुरंगें ठीक घनी आबादी के नीचे हैं। अगर यहाँ पर इजरायल 3,000 किलो के बम गिराता है तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में इजरायल गाजा जंग कैसे जीतेगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।